दोस्तों, नरेंद्र मोदी चुनावी रेस से पिछड़ रहे हैं। पहले और दूसरे और तीसरे चरण के बाद जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ हो गया कि मोदी नहीं, अब इंडिया गठबंधन ही जनता की पहली पसंद है। इसमें राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन, इन सब ने अपने अपने राज्य में मोदी को मात दे रहे हैं। और इन दिग्गजों का एक साथ आना बीजेपी को, मोदी को इस तरह से तकलीफ दे जाएगा, ये मोदी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यकीन मानिए, यकीन कीजिए दोस्तों कि इन दिग्गजों ने जो खेल नरेंद्र मोदी के साथ खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद, ये तमाम दिग्गजों को देखते हुए, नरेंद्र मोदी की हार को देखते हुए, ये खबर अंदर खाने से निकल के आ रही है कि भाजपा गठबंधन के तमाम पार्टियां बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। बस उन्हें 4 तारीख का यानी 4 जून का इंतजार है। दोस्तों, अंदर ही अंदर इन दिग्गजों के साथ वो तमाम पार्टियां संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को छोड़ना चाहती है। यानी 4 जून नतीजे आने के बाद मोदी जी पर गाज गिर सकती है। क्या दूसरों की सरकार रातों रात गिराने वाले अपना सरकार, अपना गठबंधन तक नहीं बचा पाएगा? इस पर बड़ा खुलासा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। तो सीधा उनके पास मैं आपको ले चलती हूं, लेकिन उससे पहले अनुरोध है आपसे कि देशनीति देखने, जो भी देशनीति देख रहे हैं इस समय, उनमें से 70% ऐसे ऑडियंस हैं जिन्होंने अभी तक देशनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा ना कीजिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए सीधा आपको टाइगर के पास ले चलते हैं। क्या पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद नरेंद्र मोदी को डर इस तरह से सताने लगा कि उन्हें अब क्रिकेट जिहाद से लेकर के अपने भाषण में अडानी को, अंबानी को तक खींचना पड़ा? मतलब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सेल्फ गोल कर गए। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मोदी जी को? सीधी बात है अदिति जी, जब आदमी को अपनी हार सामने दिखाई देती है तो बौखलाहट होती है। वो भले ही बड़े मंच पे ये कहे कि पहले चरण में बीजेपी का विपक्ष हार गया, दूसरे चरण में विपक्ष का धुआं हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष समाप्त हो गया, ये बोलने की बातें। जो बीजेपी का हो रहा है वो बता रहे हैं विपक्ष के नाम पे, तो ये बौखलाहट है। आज का वक्तव्य तो इतना सेल्फ गोल था जब वो पूछ रहे हैं कि अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया, क्या डील हुई, कौन सा काला पैसा बोरे में भर के आया। अब पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। राहुल गांधी ने तो नाम लेने के लिए मात्र 2 महीने से, 1 महीने से नाम लेना बंद कर दिया अडानी और अंबानी का। तो आपको लगता है कि थैले पहुंच गए, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक 10 सालों में जो आप अडानी और अंबानी का नाम ही नहीं ले रहे थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के टाइम पे भी चुप हो गए, तो आपको तो ट्रकों से पैसा मिला होगा। उसी अनुपात में आप ढूंढ लीजिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अडानी अंबानी का नाम न लेने के लिए आपको जो पैसा मिला होगा, उसी के अनुपात में 2 महीने चुप रहने का पैसा राहुल गांधी को मिला होगा। इसमें पूछने वाली बात क्या है? अडानी अंबानी कौन है? माहौल को देखते हुए ये नतीजे पर पहुंचना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 का टारगेट तक पहुंचना भी नामुमकिन है, अभी लग रहा है। उस हिसाब से अगर 272 तक बीजेपी नहीं पहुंचती है फिर क्या होगा? क्या क्षेत्रीय सारे दल जो है वो आगे आएंगे? और इसमें महाराष्ट्र क्या सबसे आगे होगा? क्या शरद पवार, क्या उद्धव ठाकरे सबसे आगे होंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। इस 2024 के संग्राम में कुछ नेतृत्व उभर के आया है, खासकर तेजस्वी यादव का, अखिलेश का। आकाश आनंद भी उभर रहे थे लेकिन उनका खच्चीकरण कर दिया गया। वहां उद्धव ठाकरे, वहां स्टालिन, ये कुछ विपक्ष के नाम हैं। और कांग्रेस में यदि कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, वो उभर के आ गए। और डीके शिव कुमार एक नया चाणक्य पैदा हुआ है।
ये तमाम लोग जिस हिसाब से ऊपर आए हैं, उस हिसाब से आने वाले समय का नया समीकरण हो सकता है। सबसे पहले पूछा आपने कि यदि बीजेपी पूरा मार्क लेने में असफल होती है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। यदि बीजेपी कितने नंबर पे आती है, बीजेपी 180, 200 के आस-पास रहती है, तो फिर सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यदि बीजेपी 130, 230 तक आ जाती है, 30-35 तक, तो फिर उनके पास 40-50 सीटों का एक गैप पड़ता है। ऐसे में यदि बीजेपी में विद्रोह हुआ, तो नया नेता सामने आ सकता है। और यदि ये 2 गुजराती को छोड़ के कोई नया नेतृत्व आता है, तो फिर बहुत सारे दल हैं इंडिया गठबंधन में भी, जो बिल्कुल दोनों गठबंधन में नहीं है, वो उस नए नाम के साथ आ सकते हैं। ऐसे में कई नाम हैं, गडकरी जी का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम है। ये तमाम बीजेपी के, शिवराज सिंह भी डार्क हॉर्स हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़िंग कैंडिडेट। वसुंधरा का भी नाम उछल सकता है, बाद में लोकसभा लड़ लेगी, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो ये तमाम नाम हैं, तो संघ क्या सोचता है, ये भी बड़ी बात होगी। और यदि विद्रोह नहीं हुआ, तो फिर ये 230-35 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राष्ट्रपति उनकी है। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, वो वॉइस वोट से होगा, हंगामा होगा, कोर्ट में जाएगा मामला, 5-6 महीने लग जाएँगे, तब तक ये अपना जुगाड़ तोड़-ताड़ करके, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, ये अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये 2 सिनेरियो है। लेकिन यदि ये दो 180-200 के बीच में समझ गए, तो फिर इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएँगे। और अक्सर मैंने देखा कि प्री पोल गठबंधन से ज़्यादा सक्सेसफुल पोस्ट पोल गठबंधन होते हुए हमने इस देश में देखे। पोस्ट पोल में यदि इंडिया गठबंधन बनता है, तो हो सकता है कि बीजेडी भी जॉइन कर ले, जो इसमें कहीं गठबंधन में नहीं है, वो भी सत्ता में आ जाए। तो ऐसे में नया नेतृत्व कौन होगा? जिसके पास ज़्यादा सीटें होगी, वो प्राइम मिनिस्टर पद रखेगा। यदि कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीटें होगी, तो क्लेम उनका होगा। तो फिर क्या राहुल गांधी खड़गे का नाम आगे करेंगे? एक दलित भी है, एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे। यदि खड़गे का नाम दलित आता है, तो फिर मायावती भी साथ हो जाएगी। ऐसे कई समीकरण उस टाइम पे देखने को मिलेंगे। लेकिन वो सारी जो धुरा होगी, वो कहीं न कहीं शरद पवार के आस-पास घूमती हुई नज़र आती है मुझे। क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक ही ऐसे बुजुर्ग नेता हैं, शरद पवार, जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन रिलेशन है। शरद पवार इस बार 10 सीटों पे लड़ रहे हैं। इन्हीं 10 सीटों में से 8 सीटें भी शरद पवार के पास लेके आ गई और शिवसेना, कांग्रेस यदि इकट्ठा शरद पवार के साथ जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे और शरद पवार साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, उस हिसाब से उद्धव की सारी सीटें आ गई, तो ये एक बड़ा ब्लॉक हो जाएगा 20-22 सीटों का शरद पवार के पास। दूसरी बात है शरद पवार को हर समय कंसल्टेशन के लिए लोग जाते थे, उसमें वाईएसआर रेड्डी के, वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी भी है, वो भी आते हैं, स्टालिन भी बात करता है, सीताराम येचुरी भी शरद पवार जी से बात करते हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी बड़ी उनके साथ कंफर्टेबल है, बीजेडी भी उनके साथ बड़ी कंफर्टेबल है, तो वो एक रैलिंग पॉइंट होगा। और ऐसे में शरद पवार ये बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। ऐसे में शरद पवार अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। हो सकता है कि वो अपने स्वार्थ का पूर्ण रूप से करके एक ऐसा सरकार देने का प्रयास करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और वो सरकार चलेगी। क्योंकि सबको पता है कि वो सरकार गिरने के मायने नरेंद्र मोदी का फिर से वापस आना। और यदि वो सरकार 2 साल भी टिक जाती है आदिति, तो आप मान लीजिए ये बीजेपी के तमाम जो नेता है, इनमें से कितने लोग जेल में होंगे। क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का यूज़ कैसा करना है और किस हद तक किया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। उसके बाद बीजेपी बोलने की स्थिति में भी नहीं रहेगी कि ये बदले की भावना से कर रहे हैं। ये कहेंगे कि इतने नोट के फोटो मिले हैं, बदले की भावना कहाँ से, भ्रष्टाचारी है तो चलेंगे। फिर वही मोदी जी की भाषा बोलना शुरू करेंगे, मैं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये मेरे खिलाफ ये भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। मोदी जी क्या ने जो यही नरेशन वजह अभी है तक बनाया, इसीलिए शरद पवार का ये बयान आया कि हो सकता है कि कांग्रेस के साथ एनसीपी का विलय हो जाए? बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस का समर्थन देखिए करेंगे। क्या ये सवाल बड़ा ये है संकेत है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? देखिए शरद पवार जी के ऐसे वक्तव्य बीच-बीच में आते रहते हैं आदित्य जी, लेकिन फिर उसके बाद लाइन नहीं करते। शरद पवार ने एक सुरसुरी छोड़ दी मार्केट राजनीति के। उन्होंने कहा कि हम 77 जैसा एक प्रयत्न भी किया जा सकता है।
बहुत सारे दल कांग्रेस में समर्पित हो सकते हैं। उनका भी, क्योंकि उनकी विचारधारा वही है, कांग्रेस से निकला हुआ दल है, वो भी एक हो जाएंगे। उधर हम अ, अब शिवसेना भी उसी विचारधारा की, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि शिवसेना वहां पे कांग्रेस में विलय होगी। लेकिन फिर एक सवाल वो भी आता है, 77 में एक प्रयोग जरूर हुआ था जनता पार्टी का, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ था? क्योंकि विपरीत विचारधारा वाले जब एक लोग साथ आते हैं और सत्ता में बैठने के बाद फिर टकराव शुरू होता है, ये अहम देखा। एक साथ विचार वाले भी लोग यदि हम देखें तो कांग्रेस, एनसीपी क्या है? कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टी, कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व का हावी होना ये क्षेत्रीय क्षेत्रफल को नहीं जमा, इसलिए हो गए। तृणमूला कांग्रेस, ये क्या है, कहां से निकली है? ये कांग्रेस से निकली है। क्यों निकली है? क्योंकि टकराव गांधी परिवार से। उसके बाद आप देखो बीजेडी, अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, बीजेडी भी एक जमाने में बीजू पटनायक जो थे वो कांग्रेस के थे, और फिर जब टकराव हुआ तो ये अलग हो गए। फिर जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर बीजू जनता दल निकला। टीडीपी, टीडीपी किसकी देन है? टीडीपी कांग्रेस के साथ अहम का टकराव होने के कारण ही एनटीआर ने अपने दामाद के लिए पार्टी बनाई, क्योंकि उनके दामाद जो कांग्रेस में थे उनको बहुत ही वहां पे बुरी तरह से ट्रीट कर गया था। उन्हें कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी ही बनाई, और स्वयं एक बहुत बड़ा आइकॉन थे, तो उन्होंने अपने आइकॉन होने का पूरा फायदा उठाते हुए पार्टी स्टेब्लिश की और टीडीपी का जन्म हुआ। तो ये सारी पार्टियां तो कांग्रेस से ही निकली हुई है, और ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां आज फिर कांग्रेस में विलय करती है। तो निकली बाहर इसलिए कि टकराव हुआ था। तो मुझे अभी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में, अभी भी, जब शरद पवार ने छोड़ी, जब ममता ने छोड़ी, जब टीडीपी बनी, जब बीजू जी ने छोड़ी होगी, तब की बात, आज तक उन पार्टी में उतना परिवर्तन नहीं है। आज भी वहां राहुल गांधी का एक पावर सेंटर है, सोनिया जी का एक पावर सेंटर है, प्रियंका का एक पावर सेंटर है, और इनके बहुत सारे दलाल बीजेपी की पार्टी में घुसे हुए हैं, जो लगातार पार्टी को हतोत्साहित करते हैं। लेकिन तो रीजनल पार्टीज को भी कहीं ना कहीं पता है ना कि अगर बीजेपी को ना रोका जाए तो हमारी अस्तित्व, हमारा वजूद ही मिट जाएगा, और वही बीजेपी मैंने का वही टारगेट है। कहा, तो अपना अस्तित्व रखते हुए भी एक मिलीजुली सरकार क्यों नहीं हो सकती? मिलीजुली सरकार क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है कि उस समय जनता पार्टी बनी, उसके जगह ऐसे ही क्षेत्रीय दल सब इकट्ठा होकर करते तो वो सरकार ज्यादा लंबी टिक जाती। हर एक को अपने शेयर के अनुसार मंत्रालय होते। आपके 25 सांसद है तो आपको 2 मंत्रालय, ये मंत्रालय आपको, ये मंत्रालय आपको, सब लोग खुश हो जाते हैं। कल शरद पवार को यदि पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस का विलय के बाद, तो फिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ऐसे कई, ये कागज पे बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जिस 1977 का उन्होंने उदाहरण दिया, उस 77 के बाद का क्या, ये भी तो देखिए। हम कोई भी चीज जब प्लान करते हैं तो ये देखते हैं कि ये ऐसी हुई, लेकिन ये डिजास्टरस साबित हुई तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर उसको तो चेंज फिर अभी करते हैं। विपक्ष के पास विकल्प क्या है? क्योंकि 272 के अगर नीचे बीजेपी आती है तो कुछ तो विकल्प सोचना ही है। पोस्ट पोल गठबंधन होगा, जिसकी जितनी सीटें उतना उसको पावर मिलेगा। और फिर मिली-जुली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई 5 साल, 10 साल तो यूपीए की जो सरकार थी वो भी तो मिली-जुली सरकार थी। कितनी पार्टियां थी उसमें? उन्होंने भी चलाई 5 10 साल। सिर्फ नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से थी। 2014 में, 2019 में पूर्ण बहुमत मिला। इसलिए उन्हें मिली-जुली सरकार चलाने की आदि नहीं। अटल जी थे। तो बीजेपी में ऐसा एक सामने नाम आना होगा जो सभी राजनीतिक दलों को साध सके। 235 पे भी आने के बाद बीजेपी ने ऐसा नाम सामने करना होगा जिसके पीछे बाकी राजनीतिक दल आ जाए, यहाँ ठीक है, ये आदमी सही है, ये आदमी तानाशाह नहीं,
तो फिर बीजेपी का भी एक सरकार मिली-जुली नई एनडीए की सरकार बन सकती है, उसमें एनडीए के पार्टनर अलग-अलग हो सकते हैं। क्या लेकिन सर जो भी होगा 2023 में जो 3 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जब नतीजे आए उसके बाद से हम देख रहे थे कि विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे अलग होने लगी थी, लेकिन अब फिर से जो माहौल बना हुआ है। नहीं, 2 जी। चीजें हैं। विपक्ष की पार्टियां भले ही अलग हो जाए, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में कुछ सीटें चाहिए थी, वो दे देती तो ज्यादा अच्छा था। नहीं दी, गलती की कांग्रेस ने। जो गलती उन्होंने रेक्टिफाई की, फिर लोकसभा के समय एक सीट बाकायदा दी उन्होंने मध्य प्रदेश में, जो नामांकन रद्द हुआ खजुराहो का। तो वो अकोमोडेटिव नेचर रखना होगा। लेकिन फिर सबसे ज्यादा सीटें किसके पास होगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों जगह कांग्रेस अपनी गलती से हारी है। इसमें कोई और राजनीतिक दल नहीं था, वहां 3 पार्टियों का कोई ट्रायंगल था ही नहीं। ये तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। और कांग्रेस ने क्यों मार खाई? क्योंकि तीनों मुख्यमंत्री ये बीजेपी की गोद में बैठ के काम कर रहे थे। तीनों मुख्यमंत्री की अडानी के साथ मैत्री देखी, दोस्ती देखी। अब तीनों मुख्यमंत्री के खिलाफ जितना प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, अब तीनों प्राइम मिनिस्टर, तीनों चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अभी एक शब्द भी नहीं बोल रहा कोई। ना कोई एजेंसी काम कर रही है उनके खिलाफ, ना कोई उनको एजेंसी की तकलीफ है। तो क्या एजेंसी को छुटकारा पाने के लिए तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य हवाले किए बीजेपी के? ये भी स्वर उठा था कांग्रेस में। एक स्पोक्स पर्सन ने तो बाकायदा ये बोल दिया था कि कमलनाथ ने किसी पार्टी बीजेपी के हाथ में दे दी। तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो कम से कम ईडी, सीबीआई की तकलीफ तो नहीं होगी। और फिर ईडी या सीबीआई की तकलीफ लेने का काम तब बीजेपी के नेताओं का होगा। तो बार-बार मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी होगा वो पोस्ट ये होगा। लेकिन शरद पवार जी ने एक जरूर फ्लोट किया है आइडिया कि इंडिया गठबंधन और ज्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। कुछ मर्जर भी होंगे और इस मर्जर में, जब ये मर्जर होंगे तो बीजेपी के लिए एक्विजिशन की जगह नहीं रहेगी। यही बड़ी बात है कि अगर बीजेपी कोशिश भी करे कि चुनाव के नतीजे के बाद कुछ करेंगे, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, जो हर बार खेला करने की कोशिश होती है। और यदि हो भी जाएगा तो बीजेपी को अपना नेतृत्व बदलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अपने ही मंत्रियों को इज्जत नहीं देते, तो अपने सहयोगी दलों की बात ही अलग करिए। पूरे 10 साल के कार्यकाल में किस सहयोगी दल को रिस्पेक्ट मिला, उसको अच्छा मंत्रालय मिला, उसकी बात सुनी गई, ऑर्नामेंटल मंत्री बने थे। जब बीजेपी के खुद के मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की कोई औकात नहीं रह गई, तो फिर एनडीए के पार्टनर की बाकी मंत्रियों की क्या औकात होगी? ये तो आप जान सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है वो नतीजे देखने के बाद 4 जून के बाद कांग्रेस के साथ आ जाए या इंडिया अलायंस के साथ आए? उनके पास नंबर क्या है? बीजेपी के गठबंधन का यदि आप लिस्ट देखोगे 38 लोगों की, तो हास्यास्पद है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है 290 लोकसभा। सेकंड बिगेस्ट पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, 16 मेंबर। 290 और दूसरे नंबर पे सिर्फ 16। तीसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना, 13 नंबर। बस यही सेकंड डिजिट, 2 डिजिट का आंकड़ा खत्म हो जाता है। बाद में जितने भी है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 2। 10 से 12 पार्टियां ऐसी हैं जिनका राज्यसभा और लोकसभा में एक भी सदस्य। तो एनडीए की बाकी घटक दलों की औकात क्या है, प्रधानमंत्री ने खुद ही बता दिया था सदन के पटल पर कि आपकी बार 400 पार, 370 हम ला रहे हैं और बाकी 37 पार्टियां 30 ला रही हैं। उसमें जनता दल यूनाइटेड भी आ गई उतने अपनी सीटों के साथ, तो वो साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं। और शिवसेना जो अभी 13 है, वो 3 भी रहना मुश्किल है। तो किस गठबंधन के दल के साथ वो अपेक्षा रखते हैं? यानी 4 जून को बहुत कुछ तय होगा और इतिहास इस दिन को याद रखने जा रहा है। 4 जून को इतिहास लिखा जाएगा, बहुत कुछ तय होना। लेकिन आपने जो शुरुआत में एक लाइन कही, मैं इस कार्यक्रम के एंड में उसी लाइन को फिर से दोहराना चाहता हूं
यदि फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ तो जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ने के खेल हुए हैं, वो इस लोकतंत्र को घातक हो रहे हैं। इसे फ्री एंड फेयर नहीं कहा जाएगा। देखते हैं थर्ड फेज में कितना परसेंटेज बढ़ के आता है। जी अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के मंच पर जुड़ने के लिए हमारे साथ।